हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस हो रही यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि CISF फायरमैन की वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत बढ़िया सफिशिएंट है। और सबसे बढ़िया बात, इसकी जॉब प्रोफाइल पूरा कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या योग्यता यानी एलिजिबिलिटी है, क्या आपका कट ऑफ जाता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सिलेबस है इसका, मतलब पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी पे आएंगे। उसके पहले आप लोग ध्यान सुन लेंगे कि ये जो आपका ऑफिशियल आया हुआ नोटिफिकेशन, ये कोई आपका पास नॉर्मल ऐसी वेबसाइट से नहीं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे और पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजों के लिए मैंने अलग से एक PPT बना लिया ताकि आपको एक बार में समझ में आए कि क्या चल रहा है इसके अंदर। ओके, सबसे पहली चीज, इसको एग्जाम को कंडक्ट कौन कराएगा? ये कराएगा आपको CISF। ओके, पोस्ट कांस्टेबल फायरमैन का कांस्टेबल लेवल की जॉब है एक तरीके से। वैकेंसी 1130 है। ये जो वैकेंसी होती है ये टेंटेटिव होती है। मैक्सिमम केसेस में इसको बढ़ता हुआ देखा भी गया है। कई बार इवन डबल वैकेंसी हुई है, सीधे सीधे डबल। कई 800 रही है तो 1600 1500 के आसपास वैकेंसी कर दी है। तो ये वैकेंसी इससे ज्यादा भी हो सकती है। 1130 यानी 1130 से मत सोचिएगा। अगर उनके पास क्वालिटी के कैंडिडेट मिल जाएंगे तो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी बढ़ जाती 200-300 तो यूं ही मान लीजिए बढ़ जाएगा। लास्ट वैकेंसी आई थिंक 1800 के आसपास थी, लास्ट वैकेंसी या 1600 के आसपास थी। तो ये खींच खाच के 1300-1400 तो ले ही जाएंगे। ठीक है, कम से कम मिनिमम बोल रहा हूं। तो ये वैकेंसी आपकी टेंटेटिव यानी बढ़ेगी। एग्जाम, इसका जो फॉर्म डेट है, फॉर्म आपका अप्लाई होगा 31 अगस्त 2024 से लेके 30 सितंबर 2024 तक, यानी 30 दिन आपको मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने का। फॉर्म जो है ऑनलाइन आपका अप्लाई होगा। फॉर्म फीस मैं आपको बता दूं, जनरल यानी अनरिजर्व्ड, EWS OBC आप लोगों की 100 रुपए फीस लगेगी। SC ST कैंडिडेट का 0 ऑफ कॉस्ट कोई फीस नहीं लगेगी। ओके, एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट ही इसका फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि ये लड़कियों के लिए वैकेंसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप 12वीं पास होने चाहिए PCM या PCB से, यानी कि साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम में जरूरी नहीं PCM PCB वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते। ओके, देख सकते हैं आप सभी लोग PCM और PCB दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 12th पास है इस स्ट्रीम से। ओके, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्या है? 1/10/2001 से लेके 30/9/2006 तक। जिसका भी जन्मदिन इस दिन या फिर इसके बीच में पड़ा है, आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। सिंपल भाषा में समझा जाए, जिसका भी जन्मदिन 2002 का है, ईयर देख लीजिएगा। क्या आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 है, 2003 है बेटा, 2004 है, 2005 है? जिसका भी जन्मदिन, चाहे कोई भी महीना चाहे कोई भी तारीख हो, अगर इन सन में है तो इसका मतलब आप 100% एलिजिबल हो। देखिएगा कौन चेक कौन करेंगे? 2001 जिसका भी सन है तो आप देखिए आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। अगर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर डेट ऑफ बर्थ है तो बिल्कुल आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। यदि 2001 वालों की बात करो, 2006 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप सभी लोग सितंबर तक पूरा एलिजिबल हो। ठीक है, जनवरी से लेकर सितंबर तक 2006 डेट ऑफ बर्थ ईयर। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होगी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, इसमें और कोई डाउट नहीं। PCM या PCB और कोई नहीं, 8 साइज वाले नहीं, ये सिर्फ साइंस स्ट्रीम PCM या PCB से हो आप मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हो। और ये आपका डेट ऑफ बर्थ का ब्लॉक, ये हुई एलिजिबिलिटी आपकी फॉर्म भरने की। ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है इसके अंदर। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में इसके अंदर सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि एक तरीके से रनिंग होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, बाकी चीजें चेक होंगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये बेसिकली तीनों एक ही दिन में होता है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ये तीनों चीज आपका पहले दिन में हो जाएगा, फर्स्ट डे, ये आपका सेकेंड डे कह दीजिएगा, और ये हमारा थर्ड डे। ओके, ये हमारा थर्ड डे रहेगा। ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा? सबसे पहले आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। जी हाँ, 5 किलोमीटर और 24 मिनट आपको मिलेगा इसको दौड़ने के लिए। क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी इसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, इसमें बस पास करना है आपको। ओके, इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर जिसकी भी हाइट है या इससे ज्यादा, आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। इससे कम हाइट वाले एलिजिबल नहीं। इसमें हाइट बहुत अच्छी मांगता है, क्योंकि सबसे पहली चीज इसकी जॉब प्रोफाइल को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं
थोड़ा सा समझाने के लिए। इसकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि आप सभी को कहीं आग वगैरह लगेगी, कहीं इमरजेंसी आती है तो आप लोगों को बुलाया जाता है। बहुत ही आराम की नौकरी, इससे ज़्यादा आराम की नौकरी आपको पूरे इंडिया में किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा जितना आराम ये है। आप एक आराम नौकरी मतलब कौन सी नौकरी समझते हो? मेरे हिसाब से अगर इसको रिलेट किया जाए तो गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर, खासकर प्राइमरी जूनियर लेवल के, तो उन लोगों को बिल्कुल टेंशन फ्री होते, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो सबसे आराम की नौकरी उन्हीं की बोली जाती है। अगर मैं कहूँ उससे भी आराम की नौकरी ये है तो आप आश्चर्य मत होना। क्यों? क्योंकि कम से कम स्कूल वाले में डेली उनको जाना है, डेली काम करना है, डेली अटेंडेंस मेंटेन करना, बच्चों को मतलब होता है थोड़ा सा हेडेक। बट इसमें क्या है, आपको बहुत रेयर कभी बुलाया जाता है या फिर आप वेट करते हो, आपका ड्रिल चलता रहता है, हालांकि एक्सरसाइज वगैरह चलेगा वो अलग चीज़ है। बट हाँ, आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको गर्मी में ज़्यादा यूज़ होता है, और गर्मी में भी हफ्ते में 2-3 दिन गए तो गए, बुलाए जाएंगे, अदरवाइज आप क्वार्टर में अंदर से हेड क्वार्टर पर अगर तो वहाँ पे बैठे रहोगे आराम से, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं, भाग दौड़ वाली जिंदगी नहीं है। आप एक बार पोस्टिंग ले लेते हो, आप कुछ और अगर ट्रेंड फॉलो करना चाह रहे हो, आपका सपना कुछ और करने का भी, तो बहुत इजीली इसमें कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए भी इसको प्रेफर देते हैं कि चलो पढ़ने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा खासा टाइम आपके पास होता है इसके सिवा। ओके, बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली आग बुझाने का काम ये रहता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल इंडस्ट्री जो होती हैं उन्हीं सबको संभालते हैं लोग। ओके, कई बार इमरजेंसी में और जगह भी इनको भेजना पड़ता है, बट इतना इमरजेंसी आपको पता है नहीं आते। ओके, चलिए उसके बाद देखेंगे आप सभी लोग 170 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 85 एक्सपेंशन के बाद होना चाहिए। ओके, 85 एक्सपेंशन के बाद हो जाना चाहिए। तो ये आपका चेस्ट हो गया, ये आपका हाइट हो गया। मेरे हिसाब समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब बात आती है इसके बाद सबसे आगे की बात करेंगे, पीईटी हो गया आपका, पीएसटी हो गया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका वही, अगर आप किसी कैटेगरी से जाते हैं जैसे SC ST, क्योंकि इनका रिजर्वेशन अपना होता है, एज रिलैक्सेशन को लेके, कट ऑफ को लेके भी होता है। और सेकेंड चीज, अगर आप OBC EW से तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका, और जितने भी 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपकी रहनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। निवास प्रमाण पत्र इसलिए होता है क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग इनका कट ऑफ बनता है। चलिए बता देंगे उस पर अलग से बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको देना होगा रिटन टेस्ट। अब बात आती है रिटन टेस्ट में क्या क्या होता है। तो रिटन टेस्ट में बेसिकली आपका 100 नंबर का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, और 25 एक सेक्शन 25 का रहेगा। 120 मिनट आपको मिलेगा इसको करने के लिए। यहाँ पे जो सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसको सिर्फ रीजनिंग मत समझिएगा, इसके अंदर सच में कुछ इंटेलिजेंस टाइप का, या कह दीजिए कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आप नॉर्मल दिमाग से भी कर सकते हो, हालांकि आपको पढ़ाया जाएगा, उसकी बात अलग है। उसके बाद सेकेंड आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज एक तरीके से जीके हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस के अंदर कुछ केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन ये डाल देते। ओके, इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम होता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब होता है बेसिकली आप 11th 12th का मैथमेटिक्स पढ़ के जाओगे। जैसे आप SSC GD पढ़ते हो उससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल, SSC CHSL का लेवल देखो एकदम वही या उससे हल्का सा डाउन। अगर आप CHSL तक का मैथ लगा रहे हो तो इसका मतलब आप इसमें बहुत आसानी से निकाल लोगे। अगर आप SSC GD तक लगा रहे हो या कह दीजिए UP कांस्टेबल्स लगा रहे हो तो उसके थोड़ा सा ऊपर की तैयारी आपको करनी, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ना। इसमें 2-3 क्वेश्चन कम से कम आपका टेक्निकल मैथ का भी रहता है, जैसे खासकर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दिखेगा, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखेगा, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का दिखेगा, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखेगा, एक आपका क्वेश्चन दिखता है स्टैटिस्टिक का। अब इन 6 चैप्टर्स में से प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक, ये जनरल मैथमेटिक्स में भी आता है CHSL वाले में। तो आप कह सकते हैं सिर्फ 3 चैप्टर आपके अलग आएंगे, डिफरेंशिएशन का, मैट्रिसेस का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ओके, बाकी प्रोबेबिलिटी आपका, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और स्टैटिस्टिक्स, इसके मीन मीडियन मोड पे 100% क्वेश्चन एक बार आता ही आता है। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन जिसमें 20 क्वेश्चन आप कह दो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एवरेज अरिथमेटिक मैथमेटिक्स और एक मेंसुरेंसर और टेक्निकल मिला के 25 बन जाता है। ओके, इसका सिलेबस पे मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, आपको पूरे सब्जेक्ट को बताऊंगा कहां से कितने टॉपिक का कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तुम्हारे भाई ने खूब रिसर्च किया इस पे बैठ के। ओके, प्रीवियस ईयर के पूरे मॉक टेस्ट देख के आया,
उसके बाद देखेंगे इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे दो लैंग्वेज है, दोनों में से एक आपको चूज करना होगा, ठीक है, एक आपको चूज करना होगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, जो भी आप फॉर्म भरते हो चूज करोगे वही सब्जेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं, 100 नंबर का पेपर होता है, 120 नंबर, 120 मिनट मिलेंगे आपको, साथ ही साथ मतलब 2 घंटा मिलेगा, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने। साथ ही साथ आपको बता दें इसका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि कितने एप्लीकेंट हैं और कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वैकेंसीज के लिए, ओके, किस स्टेट से, तो उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। अभी इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है, तो जब एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको एहसास होगा, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन है। इसके बाद बात करेंगे कट ऑफ, तो कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट बता ही नहीं सकता कोई, उसका रीजन है कि आज तक कट ऑफ इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ओके। कट ऑफ किसी का भी नहीं आता, बच्चों का जब नंबर आता तो वो मैच कराते मिलाते तब वहां पे उनको दिखता अच्छा उनका इतना नंबर है। इवन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपका नंबर भी नहीं बताया जाएगा कि आपका इतना नंबर है, आप सिलेक्ट हो जाओगे बाद में जब आंसर की और वेबसाइट पे अपलोड होता है फिर आप वहां मैच कराओगे, देखोगे आपका इतना नंबर था। कट ऑफ वगैरह डिक्लेयर नहीं किया जाता, न जिसका सिलेक्शन वो भी नहीं देख सकता, जिसका नहीं हुआ वो भी नहीं देख सकता, क्योंकि दिखाएंगे नहीं, ओके। बट हाँ कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है, या कह दीजिए कि कुछ सेफ स्कोर है जिनके बाद 100% सिलेक्शन की गारंटी है, वो मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको मेंशन करने का। ऑन एवरेज मैंने नॉर्थ के स्टेट को ही कवर किया है, हालांकि जब आप साउथ में जाओगे नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो ये कट ऑफ और डाउन हो जाएगा, ओके। मैंने नॉर्थ को लेके चला, मतलब हाईएस्ट लेके चला हूं, अगर आप इतना अचीव करते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, ओके। निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं, मैक्सिमम नंबर आपके 100 नंबर में से आपका कट ऑफ बन रहा है, और एग्जाम ड्यूरेशन आपका 120 मिनट। अनरिजर्व्ड आपका 70 नंबर के आसपास कट ऑफ जाएगा, 65 के आसपास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही जाता है, एससी का 50, एसटी का 45, ये मैं बहुत हाईएस्ट माना हूं। इस बात पे नाराज मत होना कि आप कहीं वेबसाइट पे देखोगे ये सर 50 दिखा रहा है, ये तो 55 दिखा रहा है, ये तो 60 दिखा रहा है। बेटा हर स्टेट का अलग अलग, नॉर्थ का कई बार हाई जाता कम जाता, वो एवरेज निकाल के लिखे रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हाईएस्ट सेफ स्कोर पे लेके गया हूं कि अगर आप इतना कर लोगे तो सेफ रहोगे, अगर इससे 3-4 नंबर कम भी रहेगा तो भी आप कर सकते हो। और ये करना आसान इसलिए है क्योंकि आपको रीजनिंग पूछ रहा है, आपसे मैथ पूछ रहा है, आपसे जीके पूछ रहा है, आपसे इंग्लिश पूछ रहा है या हिंदी, जो भी, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 में से 70 नंबर बिल्कुल अचीव कर सकते हैं अगर बच्चे सीरियसली पढ़े तो, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, हर एक बच्चा पढ़ रहा, हर एक बच्चा सीख रहा, ओके। तो ये आपका कट ऑफ हो गया जो कि एक्सपेक्टेड कह सकते हो या जो प्रेडिक्टेड है, ओके। इसके बाद बात आती है सैलरी कितनी है, तो ऑफिशियल जो सैलरी डिक्लेयर करते हैं ये लोग लगभग 21,000 से 22,000 के आसपास करते हैं, है ना, 21 या 22,000 के, हाँ यही बोलते हैं। पे स्केल इनका 21,700 से लेके 70,000 तक ये बोलते हैं, बट अलाउंसेस वगैरह जोड़ोगे तो इनकी स्टार्टिंग ही 40,000 से होती है। इवन आपको कह दूं कि 43-44 कम से कम पहुंचता है, 44 अभी जो चल रहा है 44-45 के आसपास बच्चे पा रहे हैं बिल्कुल पहले ज्वाइनिंग से ही, और ये 70 छोड़िए 80, 75, 80 तक डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप प्रमोशन लेके पा सकते हो, ओके। मतलब बढ़िया, 40,000 से अगर मान लो स्टार्टिंग है तो बहुत अच्छी सैलरी है, परमानेंट जॉब है, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा पेंशन, चिंता ना करो, बढ़िया नौकरी है ना। तो आप सभी लोग इस पे अप्लाई कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप सभी लोग इंटरेस्ट जरूर लिए होगे इस पे ना। अब मैं बात कर लूँ आपसे टोटल वैकेंसी किस स्टेट की कितनी है, तो आंध्र प्रदेश से आपकी स्टेट 27 निकली और नक्सल एरिया से 5 निकली है। नक्सल एरिया यानी जहां पे भी जो बच्चा नक्सल एरिया से आता है उसको पता होगा कि ये नक्सल एरिया के कैटेगरी में आता है, ओके। आप सभी को यह चीज अच्छे से पता होगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे 15 वैकेंसी, आसाम की सबसे ज्यादा 164, ओके। बिहार की 56 है बेटा, छत्तीसगढ़ की 14 है, और इसके बाद दिल्ली की बात करेंगे 41 नक्सल एरिया की, छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे नक्सल एरिया बहुत बड़ा है, तो छत्तीसगढ़ की 41 ये है आपकी, एंटायर स्टेट की 14 है, मतलब उसके सिवा। दिल्ली की बात करेंगे 9 है आपकी, गोवा की 1 है, गुजरात की 32 है, हरियाणा की 14 यानी 14 है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की देखेंगे 4 है, जम्मू कश्मीर की 65 है, 65, झारखंड की 18 है और नक्सल एरिया से 29 है, कर्नाटक की 33, केरल की 18 है और नक्सल एरिया से आपकी 19 है, लद्दाख से आपकी 1 है, मध्य प्रदेश से 39 है, नक्सल एरिया की 17 है, महाराष्ट्र से 61, नक्सल एरिया की आपकी 11, ओके। मणिपुर की 16 है, इसलिए मेघालय का 22 है, मिजोरम का 8 वैकेंसी, नागालैंड की 15, उड़ीसा की 23, नक्सल एरिया की उड़ीसा की 41 है, पौंडुचेरी की 1 है, पंजाब की 15, राजस्थान की 37 एंड आपकी तमिलनाडु की 39 वैकेंसी है। इसके बाद देखेंगे हम सभी लोग तेलंगाना का 19 है, नक्सल एरिया का 7 दे रखें आपको। इसके बाद त्रिपुरा की 26, उत्तर प्रदेश की 108, सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी आसाम की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की, ओके। 108 आपकी उत्तर प्रदेश की है, इसके पहले आसाम की सबसे हाईएस्ट 164, सबसे हाईएस्ट ये है, उसके बाद आपकी देख लीजिएगा कौन सा है, ओके। 108 आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखोगे आप सभी लोग उत्तराखंड का 5 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल का 49, नक्सल एरिया का 6 है, टोटल मिला के 1130 वैकेंसी आपकी बनती है, ओके। देख लेंगे आप सभी लोग,
क्लियर है मेरे हिसाब से? कोई डाउट इसको लेके नहीं है? ओके, कोई डाउट? और ये अपना अनरिजर्व ये देख लीजिएगा, अब कितना कैटेगरी में एक्सप्लेन करूंगा ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अनरिजर्व का है, ये ईडब्ल्यूएस का है, एससी एसटी ओबीसी। एक्चुअली इनकी जो वैकेंसी है, जो कट ऑफ होता है, क्यों नहीं डिक्लेयर करते उसका भी रीजन है कि एक तो हर स्टेट का अलग कट ऑफ, अलग सीट होती है, ऊपर से उसके अंदर कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये जो मैंने आपको सेफ कट ऑफ बताया ना, ये समझ लो कि मैं यूपी और इनकी बात किया हूँ, मैं यूपी की बात किया, मैं बिहार की बात किया, मैं हरियाणा राजस्थान की बात किया, ये वाला केस, ये जो नंबर है, ठीक है, मैं इन लोगों की बात किया हूँ। अगर कोई बच्चा वेस्ट बंगाल से देख रहा है, बेटा आपको कंपटीशन कम मिलेगा। आप कोई आसाम से देख रहा है, आपके तो बल्ले बल्ले, आसाम वाले बच्चे बहुत नेवी तैयारी करते साथ में। अगर सुन रहे हो कोई बच्चा कितने आसाम से, बता देना बेटा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। सभी लोग आसाम वाले जितने बच्चे, आप लोगों के लिए लॉटरी खुली, मैं सच बताऊं, आप सीरियसली होकर थोड़ा सा भी पढ़ लोगे, बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत कम अवेयर होते हैं आसाम के बच्चे इन सब चीज़ों को लेकर, खासकर गवर्नमेंट जॉब, वो भी डिफेंस या पैरामिलिट्री या फिर इन सब से रिलेटेड, सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड। ओके, तो कहने का मतलब आप सभी लोग, आसाम वाले बच्चे हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा मौका, तमिलनाडु, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, आप लोग तो एकदम धड़ल्ले से भरो। बाकी ये जो हाई कट ऑफ है, ये आपका नॉर्थ वालों का है। ठीक है, तो समझ गए होगे मेरे हिसाब से, आप सभी लोग कट ऑफ वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज बता देना, मैं इसमें 2-3 वीडियो और करने वाला हूँ। खासकर सबसे पहले मैं सिलेबस कवर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिलेबस इसका नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछता है। जो ऑफिशियल लिखा है वो सिलेबस नहीं होता, एग्जाम में कुछ और ही क्वेश्चन पूछता है, ऑफिशियल कुछ और है। वो क्या पूछता है मैं आपको अलग से इस पर प्रॉपर तरीके से वीडियो, डेली बेसिस पे 1-2 वीडियो करूंगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है। आपका जो सिलेबस है, जो भी सिलेबस है, जितना पढ़ाया जाएगा पूरा चीज सिखाया जाएगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, कोई बच्चा सोचे हमारा टेक्निकल स्ट्रांग, नॉन टेक्निकल पढ़ना है, इसमें तो आपको हर चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी, आप टेंशन ना लो। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। वाई ग्रुप वाले तो ऐसे ही भर देंगे, आर्मी वाले, बीएसएफ वाले बच्चे ऐसे ही भर देंगे, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो हमारी हेल्प से, तो आप सब लोग CISF फायरमैन की हमारे बैच आ चुका, अग्नि बैच, इसको आप परचेस कर सकते हो, जिसकी क्लासेस हम 7 तारीख से स्टार्ट करेंगे। इस वैकेंसी का ज्वाइनिंग मैं आपको बता दूं, अच्छा खासा लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, तो हम 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद हमारा रिवीजन और वीकेंड मॉक टेस्ट चलाते रहेंगे आपका। ठीक है, आपका मतलब साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको हम कोर्स दे दिए, आपने लगा लिया, खत्म, बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं। आप कोर्स लोगे, करोगे, आपको हर वीकेंड बेसिस पे संडे को एक मॉक टेस्ट करवाया जाएगा सिलेबस एंड होने के बाद, ताकि आपका रिदम बना रहे। आप पहले फिजिकल दीजिए, मतलब दौड़ निकालिए, फिर इसके बाद आपका वो करिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रिटर्न दीजिएगा, फिर मेडिकल में भी आपका हेल्प करेंगे कि कहाँ पे क्या कमी, कैसे उसको सुधारा जाए। ओके, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस आपको करेंगे। ये बैच आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों। इसका जो एग्जाम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, और कोई तीसरा लैंग्वेज नहीं होता है। क्लास नोट्स आपको मिलेगा, यानी जो भी चीज यहाँ पढ़ाई जाएगी वो आपको प्रॉपर तरीके से PDF फॉर्म में दी जाएगी। DPP यानी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाएगा उसको प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा। सारी क्लासेस 100% लाइव होंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको नहीं दी जाएंगी। ओके, आप आराम से क्लासेस ले सकते हो। वैलिडिटी इसकी 1 साल रखा गया, मतलब अगर 1 साल तक एग्जाम, हालांकि उसके अंदर ही आ जाएगा, बट जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम रखे रहेंगे। किसी कारण से अगर डेट एक्सटेंड भी होता है आगे पीछे, तो आपका बैच नहीं हटेगा, आपका बैच आपके पास पड़ा रहेगा एज इट इज जो आपके सामने है। ओके, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 7 सितंबर से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे बिना वेट किए। जिनके भी बच्चे सीरियस हैं, जो तैयारी करना चाह रहे, आप सभी लोग कर सकते हो। 499 यानी कि 499 का ये पड़ेगा आपको कोर्स। 7 सितंबर के बाद ये आपका 699 हो जाएगा। अब उन बच्चों के लिए एक मैसेज जो सोच रहे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, बेटा याद रखना है, जो वैकेंसी है ना, गोवा की वैकेंसी सिर्फ 1 है। गोवा में सिर्फ 1 सीट खाली, लेकिन वो भी भरी जाएगी। उस पर कौन जाएगा? कोई एक बच्चा जाएगा जिसका जिंदगी संवर जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी, जिंदगी में अगर ऐसी वैकेंसी का मौका मिले तो छोड़ना मत कभी। ठीक है, तो जरूर जरूर फॉर्म भरना। जितने बच्चे एलिजिबल हैं, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रहा है, मेल कैंडिडेट यानी लड़के हो आप, और PCM या PCB किसी से हो, तो आप सभी लोग जरूर और जरूर इसके फॉर्म को भर देना बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, 100% फॉर्म भरना है। ये डेट ऑफ बर्थ अगर आप एलिजिबल हो तो बैच से जुड़ जाओ और तुरंत हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी पूरा सिखाया जाएगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है आपको पढ़ाने के लिए। तो कुछ भी नहीं आता ना आपको इस CISF के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में, इस सिलेबस के बारे में, आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे
एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे कंप्लीट टीम के साथ कंप्लीट बैच के लिए आपके लिए CISF फायरमैन 2024 का अग्नि बैच एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर, आप इस पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर कमेंट करना, मैं आप तक जरूर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हर तरीके से आप बस डिमांड करो, आपको इससे रिलेटेड हर एक चीज मिल जाएगा। मैंने बहुत टाइम दिया है और मोस्ट प्रोबेबली एक आध बच्चे से बात कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव है, उसका हुआ भी था, मुझे बाद में पता चला आज। तो फिर मतलब मुझे ये पता था कि वो फायर ब्रिगेड में है ना, तो फिर ये नहीं पता था कि इसी में है बंदा। तो जब मैं कॉलेज में था तब का उसका हुआ है, मेरा रिलेटिव है, तो काफ़ी पुराना है, बट थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं भी बता सकता हूँ कि हाँ क्या क्या है, कैसे कैसे, उस पर मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो करता रहूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं, आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।